हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वर्तमान में पीएससी जिस अंदर तक है ना, जो पीएससी है वो जितना डिटेल में पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इस पूरे आधुनिक इतिहास जो 1740 से लेकर 1947 तक जो खत्म होता है वहां तक हम क्या करेंगे, डिटेल से इसको कवर करेंगे। ओके जी, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो क्या है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और कैसे इसका जो है क्रम चला है स्वतंत्रता तक, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन के छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक आपका इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास को देखते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास जो है ये प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में मराठाओं के आगमन से। जैसे ही मराठा छत्तीसगढ़ में आते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और उसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ में जो है आपका मतलब जो आधुनिक इतिहास है ये प्रारंभ होता है। लेकिन मराठा आए तो मराठा से पहले से तो कोई रहा होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया बैठ गया। तो याद रखना, इससे पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं और कहानी शुरू होता है कहां से, आपका कलचुरी वंश से। ओके, तो देखते हैं कलचुरी वंश। तो कहानी जो है पहले बच्चों याद रखना, ये शुरू होता है कहां पर, आपका कलचुरी वंश। अपने को पता है कलचुरी वंश की दो शाखा है, एक रतनपुर शाखा थी और एक कौन सा थी, आपका रायपुर शाखा। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा आपको दिख रहा है, नक्शा आपको जो दिख रहा है यहाँ पर याद रखना, ये वाला जो छत्तीसगढ़ ये वाला जो भाग याद रखना, ये है कलचुरी की रतनपुर शाखा। और यहाँ पर अगर बोलोगे तो ये है आपका कौन सा, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा। तो पूरा का पूरा जो कहानी है या जो तख्ता जो पलट हुआ है वो कहां से हुआ है, वो हुआ है आपका रतनपुर, है ना, रतनपुर के कलचुरी शाखा से हुआ है। तो ये वाला है कौन सा, आपका रतनपुर की कलचुरी शाखा, ये हो गया आपका रतनपुर और ये क्या हो गया आपका रायपुर, दोनों आर आर है, आर आर। ठीक, आपका ये हो गया। तो कलचुरी वंश में याद रखना एक शासक होते हैं, शासक का नाम है तखत सिंह। कलचुरी वंश पूरा डिटेल अपन बता चुके हैं, तो आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट में देख लेना। तो जो कलचुरी वंश है याद रखना, कलचुरी जो वंश है इनके शासक होते हैं जिनका नाम रहता है आपका तखत सिंह। तखत सिंह, इनका ड्यूरेशन रहता है, टाइम रहता है, काल रहता है शासन का, वो रहता है आपका 1789 से लेकर 1791 तक। ओके, 2 साल तक ये क्या करते हैं, आपका शासक करते हैं। और इनका याद रखना एक बेटा रहता है, बेटा का नाम रहता है कौन सा, आपका राज सिंह। बेटा का नाम रहता है क्या, राज सिंह। ओके, ये कैसे इसका बेटा रहता है, क्या होता है कहानी, ये पहले डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो जो तखत सिंह है, तखत सिंह का जो बेटा 91 के बाद इनका जो बेटा है वो शासक बनता है आपका 1691 से लेकर 1712 तक। ओके, ये इनके बेटे क्या करते हैं, आपका शासक बनते हैं। राज सिंह जो है, राज सिंह के दरबार में याद रखना, राज सिंह के दरबार में एक आदमी रहता है, एक है ना आदमी रहता है जिसका नाम रहता है, क्या, मोहन सिंह। किसके दरबार में रहते हैं यार, किसके दरबार में रहता है, वो दरबार में रहता है किसका, आपका राज सिंह के दरबार में रहता है मोहन आपका सिंह। और याद रखना मोहन सिंह जो है ये रायपुर के जो कलचुरी वंश है उससे क्या है, आपका संबंधित है। कौन, आपका मोहन सिंह, उससे आपका संबंधित है, दरबारी थे इसके राज सिंह के दरबार में, चूंकि है ना राज सिंह। अब राज सिंह का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है क्या, आपका विश्वनाथ सिंह। तो इरादे से है ना, नियम से बनना चाहिए, राज सिंह के बाद अगला जो शासक बनना था किसको बनना था, आपका विश्वनाथ सिंह को। किसको बनना था, विश्वनाथ सिंह को। तो याद रखना क्या होता है, विश्वनाथ सिंह। देखो अब ये तखत सिंह का बेटा था आपका राज सिंह। चूंकि ऐसा है कि राज सिंह जो तखत सिंह का याद रखना कोई संतान नहीं था, राज सिंह जो है इनका सगा बेटा नहीं था, किसका, तखत सिंह का। राज सिंह तखत सिंह का सगा बेटा नहीं था। राज सिंह जो है आपका संतान नहीं थे, तो इनकी जो मिसेस थी उनका क्या करते हैं, एक ब्राह्मण बड़गैया के साथ क्या करते हैं, नियोग प्रथा कराते हैं। और उसी नियोग प्रथा से संतान होता है कौन, आपका राज सिंह संतान होता है। अब राज सिंह का बेटा रहता है कौन, आपका विश्वनाथ सिंह। जब विश्वनाथ सिंह को यह पता चलता है कि मेरे बाप जो है अपने बाप का बेटा नहीं है, विश्वनाथ सिंह को जब ये पता चलता है कि मेरा जो पापा है वो अपने पापा का बेटा नहीं है बल्कि किसी ब्राह्मण का बेटा है, तो इसको लगता है शर्म, मतलब चिढ़ आता है, इसको शर्म आता है, शर्मा जाता है बपरा। समझ रहे बात को जी? तो इनको शर्म आता है और ये चले जाते हैं कहाँ पर, आपका मरने के लिए, है ना, कि मैं क्या करूंगा, सुसाइड कर लूंगा, है ना, दरिया में जाके डूब जाता है। और यहाँ पर विश्वनाथ सिंह का काम हो जाता है आपका खत्म। ठीक, अब ये बेचारा राज सिंह क्या करेगा, है ना, वो मर गया उसका बेटा जो है। अब राज सिंह की मृत्यु होने के बाद इनका कोई बेटा तो बचा नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपने जो चाचा मतलब तखत सिंह का जो भाई रहता है, तखत सिंह का जो भाई रहता है क्या नाम रहता है, आपका सिरदार सिंह। ये सिरदार सिंह जो है वो राज सिंह के बाद क्या बनते हैं, आपका शासक बनते हैं। और जब ये राज सिंह के दरबार में जो दरबारी कवि रहता है कौन, आपका मोहन सिंह। मोहन सिंह, ये जो मोहन सिंह क्या करते हैं, वो लड़ाते रहते हैं बार बार राज सिंह को, है ना, कि महाराज महाराज थे ऐसे, महाराज थे वैसे, महाराज थे फला, महाराज थे ढीमका। समझ रहे हो बात को? इसको लड़ाते रहता है कि मेरे को क्या बना दे, इसके बाद जो है मेरे को आपका शासन की जवाबदारी मेरे को दे दे, ऐसा करके सोचता है कौन, मोहन सिंह। लेकिन इसका दिमाग जो है उल्टा चलता है और राज सिंह जो है अगला जो शासक घोषित कर देता है अपने चाचा को, जिसका नाम रहता है कौन, जिसका नाम रहता है आपका सिरदार सिंह। सिरदार सिंह को याद रखना अपना क्या दे देता है आपका, कि मेरे बाद यहाँ का कलचुरी वंश शासक बनेगा सिरदार सिंह।
सिरदार सिंह शासन संभालता है, सिरदार सिंह के बाद संभालता है कौन आपका रघुनाथ सिंह। अब इतने में जो है इसको लग जाता है मिर्ची मोहन सिंह को। अब ये मोहन सिंह बोलता है कि साला मेरे को जो है आप शासन नहीं दिया, मैं इतना तेरा काम की वजह से अंदर ही अंदर उसको चिढ़ाता है। अब यहाँ से जो है कलचुरी वंश की जो समाप्ति का जो बीज है ये आपका शुरू हो जाता है, बीज बोना। ठीक है, अब होता है, अब होता ये है यहाँ पर, अब देखो ये जो है मोहन सिंह जो है वो कहाँ रहता है आपका, रतनपुर में रहता है। कहाँ रहेगा आपका, रतनपुर में। ओके, रतनपुर में रहता है। और ये जो है मोहन सिंह चिड़ के कारण कि अब मेरे को क्या करना है, मैं नहीं तो कोई नहीं, तो रतन कलचुरी वंश को समाप्त करने के लिए ये जो है मोहन सिंह है ये चले जाता है कहाँ पर आपका, भोसलों के शरण में। भोसलों के शरण में चले जाता है कौन आपका, मोहन सिंह। और भोसले वंश को बोलता है कि आप क्या करो, इन कलचुरी को सफाया करो, बदले में आपको आपकी जो ऋण जो चल रहा है या जो भी आपका कर्जा है ये क्या हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो मोहन सिंह चले गए कहाँ पर आपका, भोसलों की शरण में। ठीक, ओके, ये चले गए। सिद्धार्थ सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है कौन आपका, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह का ड्यूरेशन रहता है 1732 से 1741 तक का टाइम का रहता है। याद ना एकदम डोगरे हो गए थे भैया, आप देख लो इनके पापा, फिर इनका भाई, फिर इनका भाई, तो एकदम डोगरा हो गया ना, समझ रहे हो बात को। रघुनाथ सिंह का एक बेटा रहता है और बेटे का क्या होता है, कुछ कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है। और जब वो मृत्यु हो जाता है तो ये रहते हैं बपरा सदमे में। कौन, रघुनाथ सिंह रहते हैं आपका सदमे में, मैं क्या करूं, मेरा बेटा चले गया, ये वो दुनियादारी। और रघुनाथ सिंह के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी वंश वो इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा जो है आपका शक्तिहीन हो चुका था कि जितना साम्राज्य इनका फैला था उनमें क्या करते, जो साम्राज्य था वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गया था, आपका विभाजित हो गया था। इनके ही परिवार के लोग क्या करते थे, साम्राज्य में अपना हिस्सेदारी के लिए क्या करते थे, आपका सौदा करना शुरू कर दिए थे। तो कुल मिला के अगर ये बोले कि रघुनाथ सिंह के शासन काल में कलचुरी वंश जो है वो जो है पराजय की कगार पे आपका पहुंच गया था। ठीक है जी, तो हो गया आपका रघुनाथ सिंह। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब ये तरफ इसका स्टोरी चल रहा है, इसका स्टोरी चल रहा है कि रघुनाथ सिंह जो यहाँ का शासक था, इसके बाद याद रखना इधर रहता है भोसला वंश। क्या रहता है, भोसला वंश। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है ना, इसको बोलोगे तो ये कौन सा आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, और ये बोलोगे महाराष्ट्र में तो ये क्या है आपका, नागपुर है। नागपुर में एक वंश रहता है मराठों का वंश रहता है कौन सा आपका, भोसला वंश। ठीक है, तो याद रखिएगा भोसला वंश की अगर बात करें तो मराठा जो वंश है, याद ना, मराठा वंश जो है टोटल पांच है ना, मराठा वंश था। वो मराठा वंश जो है बाजीराव द्वितीय एक शासक होते हैं मराठा काल में। बाजीराव द्वितीय के समय में क्या करते हैं, जो पूरा संपूर्ण जो मराठा वंश है वो टुकड़ों में क्या हो जाता है, 5 टुकड़ों में टूट जाता है। तो याद ना, जो पुणे में है ना, पुणे में जो मराठा रहते हैं उसको बोलते हैं आपका पेशवा। पुणे में रहते हैं उनको पेशवा बोलते हैं। नागपुर में जो मराठा शासक रहते हैं उनको बोलते हैं आपका भोसला। ग्वालियर में जो मराठा शासक होते हैं उनको बोलते हैं आपका सिंधिया। इंदौर में रहते हैं उनको बोलते हैं आपका होलकर। और बड़ोदरा में जो रहते हैं उनको बोलते हैं आपका गायकवाड़। ठीक है, ये 5 हो गया। इसमें से अपने किसी का मतलब नहीं है, अपने को मतलब है किससे, आपका भोसला वंश से। तो भोसला जो है आपका जो वंश है, उस भोसला वंश में जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका रघुजी प्रथम। ये रघुजी प्रथम आपका शासक बनते हैं। जब रघुजी प्रथम को जब शासक नियुक्त किया जाता है तो इनको एक देते हैं सनद। क्या देते हैं, सनद। सनद क्या है, सनद ऐसा है कि इसमें एक पूरा लेखा जोखा रहता है, एक मैप रहता है, मैप लेखा जोखा नहीं, एक मैप रहता है। उस मैप में ये इसका जिम्मेदारी रहता है, इसकी एक महत्वाकांक्षा रहता है, मराठों का महत्वाकांक्षा रहता है कि रघुजी तृतीय को जो सनद प्राप्त मिलते हैं उनके पूर्वज से, उसमें ये बोलता है कि बेटा तू जो है इस भोसला वंश को आगे बढ़ाएगा, ये सनद हम तुमको देते हैं, ये मैप, ये नक्शा हम तुमको देते हैं, तुमको अब ये जो नक्शा जितना दिख रहा है इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य को स्थापित करना है। तो ये जो सनद जो नक्शा मिलता है उसमें क्या करता है, छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा शामिल होता है, उड़ीसा का हिस्सा शामिल होता है, और कुछ भाग में आपका बंगाल और नीचे इतना हिस्सा जो है इस सनद में क्या होता है, आपका शामिल होता है। मतलब यह है कि मराठाओं को यह बोला जाता है कि तुमको जो है इतने क्षेत्र में अपने साम्राज्य को क्या करना है, स्थापित करना, ऐसे उस सनद में लिखा रहता है। तो एक जिम्मेदारी हो गया, समझ लो कि अपने क्या करना है, ऐसे करना है। उसके अलावा चूंकि जो भोसला वंश है, जो रघुजी प्रथम, उसमें ऋण से ग्रस्त थे। ऋण से क्या थे आपका, ग्रस्त थे। आपका ये हो गया। दूसरा चीज, आक्रमण करने का कारण बता रहा हूं। पहला महत्वाकांक्षा था कि जिम्मेदारी की छत्तीसगढ़ को जीतना है। दूसरा ये था कि एकदम भारी, एकदम कर्जे से क्या हो गए थे, डूब गए थे कौन आपके, क्योंकि इतना बड़ा सेना था, सेना को चलाने के लिए पैसा चीज उसके पास था नहीं। ओके, तो लूटना, आसपास के क्षेत्र उसको लूटना ही था, एक मेन कर्तव्य था। तीसरा अगर बोलोगे तो मोहन सिंह यहाँ पर चले गए तो और इसको बढ़ावा मिला कि हाँ भाई उधर से भी आदमी आ रहा है, मतलब अब मेरे को आक्रमण करना चाहिए। दूसरा, उसके अलावा अगर बोलोगे तो ये जो आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर में है आपका बंगाल। उड़ीसा में है आपका बंगाल। तो उड़ीसा और बंगाल के जो शासक थे उनके बीच कुछ लफड़ा चल रहा था। तो यहाँ पर आना, उड़ीसा में जो शासक वो थे, आदमी था जिसका नाम था मीर हबीब। मीर हबीब का लफड़ा था किसके साथ, मीर हबीब का लफड़ा था किसके साथ, आपका बंगाल के शासक के साथ। ये बंगाल के शासक को हराना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाता था, थोथला था ये। ओके, तो ये मीर हबीब क्या करता है कि लेटर लिखते हैं, हम लेटर देते हैं किसको, आपका भोसला वंश को, कि भैया आप आइए, बंगाल आइए और इस शासक को क्या कीजिए, पटक के मारिए और मेरे को इसके साम्राज्य को आप मेरे अधीन कीजिए, ऐसा करके।
तो इस प्रकार से मराठाओं को एक मिला कि भैया अब क्या क्या सब तरफ से क्या है, आपका ऑर्डर मिल रहा है, सब तरफ से ऑर्डर मिल रहा है, बम्पर ऑफर है। तो बम्पर ऑफर को स्वीकार करते ही ये क्या कर दिए, शुरू किए कहां पर कि हम जाते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने वाले नहीं थे, मूलतः छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने का इनका उद्देश्य नहीं था, ये जा रहे थे कहां पर, आपका बंगाल में। चूंकि बंगाल जाते वक्त छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, मार्ग में पड़ता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को भी लपेट के ले गए, ते नहीं थे ते। समझ रहे बात को, आपका ये हो गया। अब होता क्या, ध्यान से सुनना। अब जब यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जो बात कर रहा हूं, ठीक है। मोहन सिंह जो है वो रायपुर से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है रघु जी प्रथम का जो सेनापति रहता है, सेनापति का नाम रहता है भास्कर पंत। सेनापति का नाम क्या है आपका, भास्कर पंत। इस भास्कर पंत को बोलता है कि तू भास्कर पंत जा और छत्तीसगढ़ में क्या कर, अपना शासन कर। बीच में देख लेना है छत्तीसगढ़ पड़ेगा, वहां पर शासकों को क्या कर देना, निपटा देना, ऐसा है, ठीक है। तो ये भास्कर पंत आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा ना एक एक स्टोरी को, ठीक है। ये आ गया छत्तीस, यार आते आते जो रास्ता है यहाँ से, अब ये पहुंच जाता है कहां पर, आपका यहाँ पर दुर्ग में पहुंच जाते हैं। याद रखना, सीधा जो है रतनपुर में आक्रमण नहीं करते, पहले आते हैं आपका दुर्ग में रुकते हैं। दुर्ग में क्या करते हैं, आपको रुकते हैं। दुर्ग में जब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको रुकते हैं। दुर्ग में ये जो रतन जो भोसले है, भास्कर पंत है, दुर्ग में क्या करते हैं, आके आपको रुकता है। और दुर्ग में आके रुकने बाद अब दुर्ग और रायपुर देख लो, दुर्ग और रायपुर क्या एकदम आमने सामने है, जबकि रतनपुर देखो कितना दूर है। दुर्ग और रायपुर एकदम आमने सामने है, जबकि रतनपुर देखो भारी दूरिया में है, रतनपुर भारी दूरिया में। तो चाहता तो रायपुर को निपटा सकता था, लेकिन रायपुर को नहीं निपटाया। किसको निपटाया, रतनपुर को। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भैया रायपुर से संबंधित है मोहन सिंह, तो अपने शासन काल को काहे वो करेगा, तो मोहन सिंह यहाँ बैठा था। अब मराठा शासक आते हैं भास्कर पंत और कॉल लगाते हैं किसको, भास्कर पंत कॉल लगाते हैं किसको, आपको मोहन सिंह को, कि भैया हम आ गए हैं दुर्ग में, कैसे करें। अरे भैया दुर्ग में नहीं, आपको रायपुर में आक्रमण नहीं करना है, आपको कहां आक्रमण करना है, आपको रतनपुर में आक्रमण करना है। तो यहाँ पर दुर्ग में आता है और मोहन सिंह को कॉल करके बोलता है कि बाबू रे, तेरे को जो है आक्रमण करना है किसके ऊपर, आपका रतनपुर के ऊपर, रतनपुर का जो कलचुरी है उसके ऊपर तेरे को आक्रमण करना है। ऐसा करके घुमाते हैं कॉल, और ये उसके बाद जो है ये दुर्ग से जाते हैं कहां पर, आपका रतनपुर। और दुर्ग से जब रतनपुर जाते हैं, तो याद रखना ये दुर्ग है, दुर्ग से जाते हैं कहां पर, आपका रतनपुर। और रतनपुर में उस समय के जो तत्कालीन शासक रहते हैं कौन रहते हैं, आपका रघुनाथ सिंह, जो एकदम हो जा रहते हैं डोकरा, एकदम डोकरा हो जाते हैं। अपने बच्चे, उनका जो बेटा था, उनकी मृत्यु के जो वियोग में है, आपके सदमे टाइप के ऐसे पड़े रहते थे। उसके साथ साथ जो राज परिवार था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, आपका विकसित हो चुका था। या ये समझो उस समय आर्थिक स्थिति भी पूरा कमजोर हो गया था और राज परिवार विकसित हो गया था। मतलब सब जो है अपना अपना हिस्सेदारी बंटवारा पहले से आपका सेट करके रखे थे। पूर्णतः कलचुरी वंश जो है आपका, है ना जी, पतन के कगार पर पहुंच चुका था। ठीक, अब होता क्या है, तो दुर्ग से कहां चले गए, आपका रतनपुर चले गए। दुर्ग से जा रहे हैं कहां पर, आपका रतनपुर। अब रतनपुर में गए और रतनपुर में जाने के बाद क्या किया, यहाँ पर आपका आक्रमण करना शुरू कर दिए। जब रतनपुर में जाते हैं, वहां पर जब आपको हराते हैं, तो इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। राज्य में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा होता है जिसको बोलते हैं सेमर दरवाजा। क्या नाम है आपका, सेमर करके एक दरवाजा होता है रतनपुर में। अब सेमर दरवाजा को तोड़ नहीं पाते लोग, तो वहां के लोगों को बोलते हैं इनको तोड़िए ऐसे करके। तो जैसे तोड़ना स्टार्ट करते हैं, उधर से रघुनाथ सिंह की जो बीवी रहती है, ध्यान से सुनिएगा, रघुनाथ सिंह की क्या रहती है, जो बीवी रहती है ना, ध्यान सुना। देखो भास्कर पंत में क्या होता है, आक्रमण होता है, और आक्रमण होता है तो क्या करते हैं, सेमर जो दरवाजे हैं उनको तोड़ते हैं। उसके बाद तो टूटे मत, दरवाजा मत टूटे, इसके लिए क्या करते हैं, इनकी जो पत्नी, अब ये तो डोकरा हो गया, लेकिन इनकी जो पत्नी थी रघुनाथ सिंह की, दो पत्नी, पदम कुंवर और क्या था आपका लक्ष्मण कुंवर। ये पदम कुंवर लक्ष्मण क्या करते हैं, झंडा से हिलाते हुए आते हैं कि भैया आप आक्रमण मत कीजिए, हम क्या करेंगे, आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और हम खुद दरवाजा खोलते हैं। काहे दरवाजा तोड़ रहे भैया, भारी महंगा है दरवाजा, समझ रहे हो बात को, ऐसा करके बोलती है उनकी जो मिसेज है, और दरवाजा को खोल देती है, समझ रहे। और दरवाजा खुलते ही पूरा चले जाता है कहां पर, आपका जो मराठा सेना है वो आपका अंदर चले जाता है, और जाते ही सीधा रघुनाथ सिंह जो डोकरे हो चुके थे, क्या लड़ेंगे 70 साल की उम्र में वो, तो जो अधीनता क्या कर लेते हैं, इनका आपका स्वीकार कर लेते हैं, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के क्या करते हैं, पराजित हो जाते हैं कौन सा, कलचुरी वंश। और यहाँ पर कलचुरी वंश की अधिसत्ता है, ये क्या हो जाता है, आपका सिरा जाता है। अब थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा रिवर्स चलो, जब सेमर दरवाजा में प्रवेश नहीं किया, ठीक, सेमर दरवाजा में प्रवेश नहीं किया, अब होता क्या है, ये जो है यहाँ पर अगर देखोगे जो नेक्स्ट समय जो सूर्य बनाया है, ये है आपका छुरी जमींदारी, छुरी जमींदारी रहता है, छुरी जमींदारी रहता है। छुरी जमींदारी में एक शासक रहते हैं, राजा रहते हैं, राजा का नाम रहता है कौन, आपका राघो सिंह। छुरी जो जमींदारी रहते हैं, वहां पर जमींदार रहता है जिसका नाम है आपका राघो सिंह। ये राघो सिंह क्या करते हैं, मदद के लिए आते हैं किसका, कलचुरी वंश के, जो रघुनाथ सिंह जो आक्रमण होते रहते हैं उसके ऊपर आपका मदद करने के लिए आते हैं कि मेरे रहते आप कलचुरी वंश को कुछ नहीं कर सकते, तो तेरे रहते नहीं कर सकते, लेकिन तेरे बिना तो कर सकते हैं, तो इनको निपटा देते हैं। किनको, राघो सिंह को। तो राघो सिंह जो छुरी के जमींदार रहते हैं वो डिफेंस में आते हैं किसके, कलचुरी वंश के, और जब आते हैं तो इनको बीच में निपटा देते हैं।
ठीक है, समझ आया बात जी। तो राधो सिंह यहाँ पर खत्म कहानी। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा छुरी कौन आए थे मदद के लिए, याद ना छुरी के जो जमींदार थे वो याद ना इनके मदद के लिए आए थे। ठीक है, ये हो गया राधो सिंह का स्टोरी आपका खत्म। अब जो है क्या किए, यहाँ पर आए और यहाँ से कहाँ चले गए आपका रतनपुर। रतनपुर में शासक को क्या किया आपका हरा दिए, ठीक बता दें पदमपुर ये। उसके बाद क्या करते हैं जो रतन, देखो इनको जाना था कहाँ, इनको जाना था आपका नेता आया था कहाँ से, आपका वीर हबीब का नेता आया था, और इनको जाना था कहाँ, इनको जाना था आपका बंगाल। बंगाल में जो शासक थे उनको क्या करना था, इसको आपका पराजित करना था। बंगाल के जो शासक थे इनको क्या करना था, पराजित करना था, तो ये जाने वाले थे। तो भैया तब तक, जब तक हम बंगाल को लड़ के आते हैं तब तक यहाँ पर इन्होंने, भास्कर पंत ने या फिर मराठा ने एक अपना प्रतिनिधि यहाँ पर आपका बैठाया था, प्रतिनिधि बैठाया था यहाँ पर। कौन है प्रतिनिधि, तो उस प्रतिनिधि का नाम है कल्याणगिरी गोसाई। क्या नाम है आपका, कल्याणगिरी गोसाई को ये क्या करते हैं यहाँ पर अपना प्रतिनिधि के रूप में बैठाते हैं कि बाबू रे तू यहाँ पर बैठ, हम लोग जब तक आते हैं तब तक यहाँ पर जी खा इंजॉय कर, ऐसा करके कल्याणगिरी गोसाई को यहाँ पर बैठाते हैं। कुछ बुक में ये भी मिलता है कुली नगीर। कुली नगीर अगर पेपर में लफा झप्पा से एक आध बार अगर आ जाता है, क्या नाम था जिसको बैठा दिया जाता है, कुली नगीर, ये भी कुछ बुक में आपका बताते हैं। तो कल्याणगिरी गोसाई, हर बुक कल्याणगिरी गोसाई बताता है। इसके अलावा कुछ जो बुक है वो कुली नगीर के बारे में भी आपका बताते हैं। ठीक, ये इसको हो गया। अब रघुनाथ सिंह पदस्थ हो गया, बाजू में बैठा डोकरा टाइप का है ना, रिटायरमेंट का जिंदगी जी रहे, बैठा था कौन आपका कल्याणगिरी गोसाई। तो ये चलो चले गए, भास्कर पंत चले गए कहाँ पर आपका, इधर ही बंगाल में लड़ाई कर रहे हैं भास्कर पंत। और इधर जो है रघुनाथ सिंह को फिर थोड़ा लगता है कि अब जोश आ जाता है, मोटिवेशन देख ले, आठों विवेक बिंद्रा महेश संदीप महेश्वरी का वीडियो देख एकदम एक्साइटेड हो जाता है। कौन, रघुनाथ सिंह। जब ये एक्साइटेड होता है, तो क्या करता है, जो प्रतिनिधि रहता है उसको ही क्या करता है, निपटा देता है, प्रतिनिधि को निपटा देता है। जब ये पता चलता है वापस किसको, किसको पता चलता है, किसको, भास्कर पंत को जब इसको पता चलता है तो फिर वापस आता है और वापस आके इसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, आपका पराजित कर देता है। समझ रहे हैं बात को, ओके, समझ रहे बात को जी। तो आप कहिए रघुनाथ सिंह, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, समझ रहे बात जी। तो इस प्रकार से मराठा जो शासन है, मराठा जो याद रखना आपका जो शासन है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका पूरा जो है आपका समाप्त हो जाता है। ठीक, ओके। तो क्या क्या छूटा है, ठीक, हाँ, इसके बारे में जो पूरा जो डाटा है, पूरा उल्लेख है, ये कहाँ से जानकारी मिलता है, तो याद रखना ये मिलता है कहाँ पर से, आपका शिवदत्त शास्त्री की जो बुक है, जो रचना है इतिहास समुच्चय और रतनपुर जो आख्यान है उनसे, है ना, उनसे जो है आपका इतना जो है आपका डिटेल आपका मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैप है ये आपको समझ में आया होगा, क्या हो रहा है कहानी, क्या है आपका स्टोरी, ओके। ठीक, अब ये हो गया। अब रघुनाथ सिंह के बाद ये लोग बैठा देते हैं किसको, आपका मोहन सिंह को। कई बुक जो ऑथेंटिक जो बुक है, जैसे गीतेश कुमार अमरोहित का जो बुक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी का बुक है, उसमें यही बताया गया कि मोहन सिंह कभी भी कलचुरी वंश या रतनपुर से कभी भी, न रतनपुर न ही रायपुर, दोनों से कभी भी आपका शासक नहीं बने हैं, ऐसा याद रखना इसको भी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जैसे रघुनाथ सिंह आपका हारते हैं, तो मतलब 1741 से लेकर 1758 तक मोहन सिंह को भी बैठा दिए थे, ऐसे कई बुक बोलते हैं कि मोहन सिंह को भी बैठा दिए थे 58 तक। तो 1741 से लेकर 1758 तक मराठाओं का अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्टार्ट हो गया था, कहां पर आपका छत्तीसगढ़ में। अप्रत्यक्ष का मतलब बैठेंगे वो लोग, है ना, शासन भले वो लोग करेंगे लेकिन चलाएंगे आपका हम लोग, इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष शासन। इसके साथ साथ 1744 में भास्कर पंत की क्या हो जाती है, आपका मृत्यु हो जाता है। समझ रहे बात को जी, ठीक, ये होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा ये चीज, और उसके अलावा ये जो मैप है, क्या है मैप के पीछे कहानी, इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि मराठा आक्रमण का कारण क्या था। तो मराठा आक्रमण का कारण था मराठों की महत्वाकांक्षा, जो बताया था मराठों को अपना क्षेत्र का विस्तार करना था, ठीक है जी, मराठों की महत्वाकांक्षा। दूसरा है रघु जी की ऋणग्रस्तता, रघु जी अपने सेना को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोन ले चुके थे, ठीक है, इंटरेस्ट में, समझ रहे बात को जी, ये हो गया। अगला रतनपुर का उपजाऊ क्षेत्र, रतनपुर चूंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपजाऊ था, यहाँ पर कृषि आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी थी, इसलिए उसको किया। दूसरा मोहन सिंह का षड्यंत्र, जो बता चुका हूं मैं। मीर हबीब का आमंत्रण, वो भी बता चुका हूं मैं, ओके। जमींदारों का असहयोग, जमींदारों का मतलब जो आसपास के अन्य जो जमींदार थे, राधो सिंह को छोड़कर वो असहयोगी रूप अपना रहे थे, मतलब शासन से कहीं ना कहीं दूर हो रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, आपने इन्होंने मेन समय में इन्होंने आपको उनका साथ दिया। अक्सर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी अगर बर्बाद होता है ना, कोई भी घर अगर बर्बाद होता है ना, तो अपनों की वजह से होता है। कभी भी दूसरे जो है, आप कुछ भी करो, दूसरे आपको बर्बाद कर ही नहीं सकते। आप अगर बर्बाद हो रहा तो आपके घर वाले ही आपको बर्बाद करेंगे, आपके आसपास के लोग ही, उन्हीं की वजह से आप कमजोर पड़ोगे, है ना। कोई भी आदमी अगर कमजोर पड़ता है ना, अपने घर के लोग या अपने आसपास के जो अपने जो करीबी होता है ना, उन्हीं लोगों से ज्यादा वो कमजोर होता है, बाकी बाहर के लोग उसको कमजोर नहीं कर पाते। समझ रहे बात को, ठीक है, तो याद रखिए। अगर राजवंश का विघटन, जैसे बता चुका था कि राजवंश टुकड़ों में क्या हो गया था, आपका बढ़ गया। टुकड़ों मतलब कि जो है राजवंश को संभालने वाले जितने भी जो लोग थे वो क्या करते,
साथ नहीं दे रहे थे, किसका? रघुनाथ सिंह का। ठीक, अगला, रघुनाथ सिंह की धीरजता। वही पढ़ा था, एकदम भोपा टाइप का पढ़ा था अपने पुत्र की, अरे मर गया तो मर गया, खत्म कहानी। राजा हो भैया, कोई भी जो है राजा है, बाप नहीं है। बाप होने से पहले आता है उनका पहला कर्तव्य आपका राजा, शासक था। उनका पहला कर्तव्य ये था कि शासन को, अपने प्रजा को संभालना था, ऐसा नहीं कि रोनहू टाइप का बैठ जाए। समझ रहे बात को जी? आपका ये तो ये हो गया आपका आक्रमण का कारण। मराठा आक्रमण हुआ था 1741 में, एक और डिटेल बता चुका हूँ, इतना भी डिटेल आपका हो गया था। 1745 में मृत्यु हो जाता है किसका? आपका रघुनाथ सिंह का। तो इस प्रकार से रतनपुर के जो कलचुरी वंश का क्या हो जाता है यहाँ पर आपका सफाया 1740 से 1758 तक। अब इसके बाद रघु जी का जो बेटा रहता है, रघु जी का जो बेटा रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम रहता है आपका बिंबाजी भोसले, ये आते हैं यहाँ और प्रत्यक्ष रूप से अपना यातना आपका शासन संभालते हैं। और बिंबाजी भोसले के आने के साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा जो शासन है, प्रत्यक्ष मराठा शासन, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका शुरू हो जाता है। और ये भी सीधा नहीं आते, इनके आने के पीछे भी याद रखना एक अलग अपना क्या है? आपका स्टोरी है। ठीक है जी, तो ये हो गया कौन सा आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है आपके काम आया होगा, कुछ नए जानकारी आपको मिला होगा, समझ में आपको आया होगा। समझ लो बात को जी, इसको अपन पूरा डिटेल जो है खींचेंगे। ठीक है, तो वीडियो हो जाता है आज यहाँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जरूर बताएं, फीडबैक भी अपना जरूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कहानी के साथ, इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।